हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप। मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ ग्राफ सॉल्व करने के लिए दिए थे। हमने जो लास्ट लेक्चर जहां मैंने एंड किया था वहां मैंने आपको कुछ ग्राफ सॉल्व करने के लिए दिया था, ठीक है। तो अगर आपने वो ग्राफ को ट्राई अगर किया होगा तो मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा। आप जस्ट हमारा कॉन्सेप्ट देखो एज वेल एज मैं कैसे ग्राफ का नेचर प्लॉट कर रहा हूं, आपको वो भी देखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला जो हमने ग्राफ दिया था वो क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और XA का मीनिंग क्या बताए थे हम, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेस। हम पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमने क्या आपको सिखाया था, जब भी वेपर प्रेशर का ग्राफ बनेगा एक्सिस हमें दोनों तरफ ड्रॉ करने पड़ेंगे। हमने यहां पर दोनों तरफ एक्सिस ड्रॉ कर दिया। हम यहाँ पर लिख दिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और यहाँ हमने लिख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। को समझ में आया, यहाँ तक मैं लिख दिया। अब आते हैं इसका पहले इक्वेशन क्या है, इक्वेशन से हम इसकी ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। मेरा इक्वेशन होता है वेपर प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखो पहले इसका मीनिंग समझो, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ये हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। क्लोज समझ में आ रहा है आपको। यानी हमें ये पता है कि मोल फ्रैक्शन का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो अगर इसका हम XA का लिमिट देखें तो अगर XA हमारा लेफ्ट से राइट इंक्रीज कर रहा है यानी डेफिनेटली इसका लेफ्ट मोस्ट वैल्यू 0 होगा और राइट मोस्ट वैल्यू 1 होगा। तो अगर हम XB की बात करें तो आपको पता है कि अगर सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं तो दोनों का अगर हम मोल फ्रैक्शन जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू 1 आएगा। मतलब अगर ये 0 है तो डेफिनेटली यहाँ XB 1 होगा, तभी तो आप जब दोनों को जोड़ोगे तो 1 आएगा। और जब अगर ये 1 है तो ये 0 आएगा, दोनों को जोड़ोगे 1 आएगा। यानी ये इंफॉर्मेशन आपको खुद डिराइव करना है, ये कोई एग्जाम में ऐसे नहीं बोलेगा बेटा कम हियर बनाओ, ये कोई नहीं बताएगा, ये आपको खुद समझ के लिखना है। क्लियर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं XA में। इनिशियल हम XA का वैल्यू 0 पुट करेंगे। हम जब XA का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, जब हमारा XA का वैल्यू 0 होगा तो XB कितना हो जाएगा 1। देखो जब मेरा XA का वैल्यू 0 है तो XB 1 हो जाएगा, तो मेरा वेपर में कितना हो जाएगा P नॉट A इंटू 0 प्लस P नॉट B इंटू 1, यानी ये आ जाएगा P इज इक्वल टू P नॉट B। यानी वेपर प्रेशर जो हमारा आएगा एट X मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0 पर कुछ ये समथिंग आ जाएगा P नॉट B। अब हम इसकी बात करते हैं सेकेंड केस, जब हम XA बराबर 1 लेंगे और जब मैं XB को 0 लिया तो मेरा P कितना हो जाएगा, P नॉट A इंटू 1 प्लस P नॉट B इंटू 0, ये हो जाएगा P इक्वल टू P नॉट A। यानी जब मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 है और सॉल्यूट 0 तो ये मेरा समथिंग हो जाएगा P नॉट A। और हम इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, ये मेरा कर्व हुआ।
अब आपके मन में फिर से एक डाउट जो मैंने लास्ट क्लास सिखाया था कि सर आपको तो ऐसा कुछ बोला नहीं गया कि पीए बड़ा है कि पीबी बड़ा है, तो आप पीए को ऊपर क्यों लिए, पीबी को नीचे। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है कि हमने पीबी को नीचे क्यों लिया, पीए को ऊपर क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है क्या कि जब आपका सॉल्वेंट प्योर है तो जितने मॉलिक्यूल्स हमारे इवापोरेट करेंगे वो सब प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। लेकिन जब आप सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट को मिक्स कर देंगे तो जो भी मॉलिक्यूल्स हमारे इवापोरेट करेंगे वो कुछ हमारे सॉल्वेंट भी रहेंगे और कुछ हमारे सॉल्यूट भी रहेंगे। इसीलिए पीबी वाला नीचे है, पीबी वाला P0A वाला ज़्यादा होगा। ये हमारा पहला ग्राफ का सॉल्यूशन है। सबको समझ में आया? कॉपी करें। चलो अब हम पहला क्वेश्चन का ग्राफ सॉल्व कर लिए। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। माई सेकेंड क्वेश्चन वाज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज। मैं क्या बोला? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज। ये भी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझने से पहले बिफोर यू आर गोइंग टू प्रोसीड यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट इट्स इक्वेशन। इक्वेशन क्या होगा मैंने आपको कराया था। जो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्वेंट फॉर्म क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज बाय वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड फेज विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय प्योर प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट। ये मैं आपको लास्ट क्लास में ये दोनों हमने आपको बताया था। दिस वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ वर्सेस राउट्स लॉ। ये आप मेरे लास्ट लेक्चर में देख सकते हो। अब पहले हम वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज का आई हैव टू फाइंड द रिलेशन। दोनों का अगर मैं जोड़ देता हूँ, इफ आई एम एडिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, व्हाट आई विल गेट? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज प्रेशर बाय P0A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर प्रेशर बाय P0B। क्लियर है? आपको पता है कि अगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं तो दोनों के समेशन का मोल फ्रैक्शन 1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इनटू वेपर प्रेशर बाय प्रेशर ड्यू टू प्योर सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज इनटू वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय प्रेशर ड्यू टू प्योर सॉल्वेंट। अब यहाँ से P कॉमन निकाल देंगे तो ये क्या बचेगा? 1 इज इक्वल टू P कॉमन आ गया, ये बचेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज डिवाइडेड बाय प्रेशर ड्यू टू प्योर सॉल्वेंट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज बाय प्योर प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट। अब इस P को यहाँ ला देंगे हम तो ये क्या बन जाएगा? 1/P इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज ड्यू टू प्योर वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज ड्यू टू प्रेशर ड्यू टू प्योर सॉल्यूट। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट्स ग्राफ। दिस इज माई वेपर प्रेशर and this is my mole fraction of solvent in vapor phase। फिर से हम वही लिंक लगाएंगे। अगर ये मेरा मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, यानी अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज की बात करें तो ये वाला हमारा पार्ट 0 हो जाएगा और इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज का बात करें
तो ये वाला हमारा 1 हो जाएगा, ये वाला 0, एज पर द अर्लियर कॉन्सेप्ट। अब हम एक एक वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और जैसे जैसे हमारा ग्राफ का नेचर आएगा, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आए, मेडिकल का हो, आईआईटी का हो, ओलंपियाड का हो, बोर्ड लेवल का हो, यही फॉर्मूला से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज को 0 लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को 1 लिया। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में उसकी हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई पी इज इक्वल टू 0 बाई पी नॉट ए प्लस 1 बाई पी नॉट बी। इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, P इक्वल टू पी नॉट बी। मतलब जो हमारा वेपर प्रेशर है ये समथिंग आ रहा है हमारा पी नॉट बी। चलो ये मेरा पहला केस हो गया। दूसरा केस में आते हैं। जब हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 है इन वेपर फेज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0 है इन वेपर फेज, ये वाला वैल्यू आप यहाँ पुट करो तो क्या आएगा, 1 बाई पी इज इक्वल टू 1 बाई पी नॉट ए प्लस 0 बाई पी नॉट बी। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, P इक्वल टू पी नॉट ए। और आपको पता है पी नॉट ए पी नॉट बी से बड़ा होता है, यानी इसका वैल्यू डेफिनेटली पी नॉट बी से कुछ ज़्यादा ऊपर होगा। ये हमारा पॉइंट हो गया। अब आप क्या देख रहे हो, आपको निकालना है वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज। ये किसका ग्राफ हो गया, दिस इज द ग्राफ ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अब ये स्ट्रेट नहीं होगा, ये थोड़ा जाके ऐसे कर्व में मैच करेगा। क्यों, क्योंकि 1 बाई पी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये स्ट्रेट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कर्व। ये आपका दूसरा होमवर्क था जो हमने दिए थे। आप इसको एक बार पूरा देखो कैसे सॉल्व होगा, समझो, एनालाइज करो, फिर से डिराइव करो इसका इक्वेशन, फिर से बनाओ। कम ऑन फास्ट। चलो अब जो मैंने तीसरा आपको ग्राफ दिया था वो हमें प्लॉट करना था 1 बाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज। तीसरा हमारा ये था। अब देखो मैंने आपको अभी जस्ट इसका इक्वेशन डिराइव किया था, तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहे हैं। क्या इक्वेशन है हमारा, 1 बाई पी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज डिवाइडेड बाई प्योर वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज डिवाइडेड बाई प्योर वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट। ये हमारा इक्वेशन है। अब आप क्या करोगे, पहले आप इसका एक्सिस ड्रॉ करो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू ड्रॉ इट्स एक्सिस। आपने यहाँ पर ले लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज y, ऐसे एरो, और यहाँ पर आपने ले लिया 1 बाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। फिर से इसका इक्वेशन लिखे। आप देख रहे हो कि जो मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज है ये लेफ्ट से राइट इंक्रीज कर रहा है। मतलब अगर इसका लिमिट की हम बात करें तो ये वाला पार्ट 0 होगा, ये वाला पार्ट 1 होगा, और अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज की बात करें तो ये वाला 1 होगा एंड ये वाला 0 होगा। अब आप कॉरस्पॉन्डिंग इसमें वैल्यू पुट करोगे, आपका ग्राफ आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहला वैल्यू हम पुट करेंगे YA इज इक्वल टू 0 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1। तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 बाई पी इक्वल टू समथिंग बाई 0 0 0 बाई पी नॉट ए प्लस 1 बाई पी नॉट बी, यानी क्या आ जाएगा, 1 बाई पी इज इक्वल टू 1 बाई पी नॉट बी। यानी 1 बाई पी का जो मेरा वैल्यू आ रहा है वो समथिंग आ रहा है 1 बाई पी नॉट बी। ये पहला वैल्यू आएगा हमारा। देखो यहाँ पर हमने P नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि हमें 1 बाई पी से निकालना है, इसीलिए यहाँ पर हमने P बराबर पी नॉट बी नहीं लिया। दूसरा केस,
जब मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज 1 दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज 0 दिया है, इसका वैल्यू आप यहाँ पुट करो, क्या आएगा 1/p इज इक्वल टू 1/p0a, और दूसरा पार्ट 0 हो जाएगा तो 1/p0a। अब इससे नीचे आएगा 1/p0a, इससे नीचे आएगा। अरे भैया ऐसा क्यों हो गया? पहला क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि अगर 2 3 से बड़ा है तो 1/2 छोटा हो जाता है 1/3 से। सिमिलरली अगर P0A बड़ा होता है P0B से तो 1/P0A छोटा हो जाएगा 1/P0B से, क्योंकि देख लो अगर 2 3 से छोटा है तो 1/2 से बड़ा, देखो वो ये होता है 0.5 और ये होता है 0.3। तो वैसे ही अगर P0A P0B से बड़ा होता है तो इनका फ्रैक्शनल छोटा होगा। इसीलिए देखो जब P0B छोटा है P0A से तो फ्रैक्शन वाला ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 1/P0B को हमने ऊपर दिखाया, 1/P0A को नीचे दिखाया। अब हमें देखना है इसका ग्राफ क्या होगा। आप ग्राफ क्या देख रहे हो? 1/P और ये, यानी ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। क्योंकि आप इससे क्या निकाल सकते हो? इससे निकालोगे 1/P को आपने y बोला, y इक्वल टू mx प्लस c, यानी इसका ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 1/P0B एंड 1/P0A। ये हमारा तीसरा ग्राफ का सॉल्यूशन है। एक बार देखें, एनालाइज करें, सॉल्व करें इसको। चलो, जो हमारा नेक्स्ट हमने जो आपको एक ग्राफ दिया था सॉल्व करने के लिए, वो हमने ग्राफ दिया था प्लॉट द ग्राफ बिटवीन 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज वर्सेस 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। आप देखो बेटा, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको, देखो है तो बहुत सारा केसेस, लेकिन मैं आपको ऑलमोस्ट हर केस का एक एक क्वेश्चन करवा दिया ताकि एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आए तो देखो, अगर क्वेश्चन आपके लिए नया है फिर तो आपसे एग्ज़ाम में बनेगा नहीं, क्योंकि उतना आपके पास टाइम नहीं है। तो क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उससे क्या होगा, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको वर्ड्स इंफॉर्मेशन फैमिलियर हो जाएंगे, और जब क्वेश्चन फैमिलियर रह जाओगे तब जाके आपकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी। क्लियर है? तो हमेशा आप देखो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन हमारे लिए भी नया है, लेकिन हम ट्राई करें कैसे बने। क्यों? क्योंकि अगर मेरा कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं। कैसे? देखो, हमें दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, दोनों के बीच में पहले क्या रिलेशन है आप निकाल दो। तो क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय प्योर वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट। ये हमारा आ गया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, ये तो आपको पता था। अब हमें निकालना है 1/XA वर्सेस 1/YA। तो कर दो, यहाँ पर क्या होगा, 1/XA इज इक्वल टू P0A डिवाइडेड बाई YA इंटू P। आ गया समझ में यहां तक? अब यहां पर ये P है, हमें इसको फ्री करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस YA को यहां भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, YA इज इक्वल टू P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड डिवाइडेड बाई P। अब देखो बेटा, मैं आपको वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लिखवाना सिखाया था इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, याद है? P0 प्लस P0 माइनस P0 मोल फ्रैक्शन, P0 प्लस P0 माइनस P0 मोल फ्रैक्शन। अगर हमें मोल फ्रैक्शन A चाहिए तो क्या करेंगे, BA अगर यहाँ पर चाहिए B तो AB को समझ में आ रहा है? तो हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ A में। तो ऊपर वाला फॉर्मूला यहाँ हम पुट कर देंगे।
तो क्या आ जाएगा, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाई पी नॉट बी प्लस ऑफ पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये हमारा हो गया। अब हमें ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। हमें इसको रेसिप्रोकल में लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब इनको आप अलग अलग सेपरेट कर दो। जब आप इसको सेपरेट करोगे तो क्या आएगा, ये 1 बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इज इक्वल टू पी नॉट बी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी डिवाइड इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब ये क्या बचेगा, 1 बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इज इक्वल टू पी नॉट बी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इंटू 1 बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज प्लस दिस एंड दिस कैंसिल, क्या बचेगा, ये पी नॉट ए माइनस ऑफ पी नॉट बी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आए तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला y पर जाएगा, ये वाला x पर जाएगा। तो y पर क्या जाएगा, 1 बाई एक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट बी बाई पी नॉट ए इंटू 1 बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाई वाई ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। अब ए को ऊपर नीचे कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर 1 बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन। अब देखो ये पी नॉट ए यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए बाई पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इंटू पी नॉट ए बाई पी नॉट बी। बस क्या किए हैं, ये वाला पार्ट को हम यहाँ भेज दिए। अब देखो पी नॉट ए कैंसिल, यानी ये क्या बचेगा हमारा, 1 बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू 1 बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इंटू पी नॉट ए डिवाइडेड बाई पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी डिवाइडेड बाई पी नॉट बी। अब आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। नाउ यू कैन प्लॉट इट्स ग्राफ। ग्राफ में क्या होगा, फिर से हम ड्रॉ करेंगे 2 एक्सिस। आई विल ड्रॉ हियर 2 एक्सिस। पहला हो जाएगा 1 बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और दूसरा 1 बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। अब देखो ये वाला बेटा किस फॉर्म में आ रहा है, ये आ रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि जो मेरा इंटरसेप्ट है, समथिंग यहाँ पर होगा इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी डिवाइडेड बाई पी नॉट बी। ये मेरा वैल्यू हो गया इंटरसेप्ट का। अब आप क्या देख रहे हो कि अगर हम यहाँ से बात करें तो आप क्या देख रहे हो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, प्लस के जगह यहाँ माइनस है, वहाँ क्या है बेटा, यहाँ माइनस है। यानी जो भी हमारा ग्राफ आएगा वो चाहे इस फॉर्म में आए चाहे इस फॉर्म में आए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या हो गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। क्या हो गया बेटा, स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ये क्या जाएगा, दिस विल गो ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स
-c है, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं होगा। ये ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ इस तरह से जाके थोड़ा डिक्रीज करेगा लेकिन स्ट्रेट बनेगा, क्योंकि y = mx + c है। और जो इसका स्लोप होगा वो स्लोप कितना होगा बेटा, P0a डिवाइडेड बाई P0b, ये इसका स्लोप हुआ और ये इसका क्या हुआ, इंटरसेप्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन आप एग्जाम में उम्मीद कर सकते हैं आता है कि फाइंड द स्लोप इंटरसेप्ट। तो हम तो कहते हैं ये केमिस्ट्री कम, ये ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का। क्लियर है, समझिए, देखें, एनालाइज करें, कॉपी करें इसको। चलो, तो बेटा ग्राफ में हमें ऑलमोस्ट आइडिया मिल गया कि अगर आपके सारे फार्मूलेस होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर, तो ग्राफ बन जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना रहा है कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन आफ्टर कंडेंसेशन, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन आफ्टर कंडेंसेशन। आफ्टर कंडेंसेशन हम मोल फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो ये बहुत सिंपल है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बच्चे जिनको समझ में आ गया वो सही करते हैं, जिनको नहीं आता है वो गलत भी करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि थ्योरी से अच्छा है कि आप डायग्राम से समझ लो क्या हो रहा है। चलो मैं आपको ट्राई करूंगा समझाने के लिए। मान लो कि ये हमारा कोई एक कंटेनर है जिसमें हमने एक सॉल्यूशन लिया है, जिसमें हमने एक सॉल्यूशन लिया है, जिसमें A है सॉल्यूट एंड B है सॉल्वेंट, जिसमें A क्या है, सॉल्वेंट, एंड B है सॉल्यूट। अब देखो, अगर हम A के थ्रू प्रेशर लेंगे तो सिर्फ P0A आएगा। अगर हम केवल प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट B लेंगे तो ये P0B आएगा। क्या आएगा, ये P0B आएगा। अगर हम A का मोल फ्रैक्शन लें तो ये x ऑफ A, अगर B का मोल फ्रैक्शन लें तो ये x ऑफ B होगा। और ये पूरे के पूरे किस फेज में है, ये पूरा के पूरा आपको लिक्विड फेज में है। ये पूरा के पूरा आपको किस फेज में है, ये पूरा के पूरे आपको लिक्विड फेज में हैं। अब देखो, ये लिक्विड वेपोराइज करेगा, ये लिक्विड वेपोराइज करेगा। तो अभी हम सिखाए थे कि XA होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज। तो जब ये वेपोराइज करेगा तो हमारा A का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में YA और B का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में YB। लेकिन अब ये क्वेश्चन कि सर ये लिक्विड फेज वेपर फेज में कब तक जाएगा, ये तब तक जाएगा जब दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में ना आ जाएं, तब तक लिक्विड वाले वेपर फेज में जाते रहेंगे। एक बार जब इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, नाउ नो मोर लिक्विड विल गो टू द वेपर फेज। तो ये वाला हमारा YA क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज, एंड दिस YB इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज। हमने क्या लिखा है, कंडेंसेंस। व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन, कन्वर्शन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड। अब हम क्या किए, यहां पर हमने एक लगा दिया कंडेंसेशन और इसको हमने इसमें फिर से इसमें हमने जमा कर दिया। ये क्या है मेरा, दिस इज माय कंडेंसर, जो इस वेपर को बैक लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। हमने क्या बोला, कंडेंसर मीन्स जो ये YA YB ये दोनों के दोनों बेटा किस फॉर्म में है, वेपर फेज में है। जो ये दोनों के दोनों जो वेपर फेज में है ये बैक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये बैक कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। तो हम एज्यूम करते हैं कि जो मेरा YA
जो वेपर फेज में है ये कंडेंस होने के बाद एक्स डैश ए बन गया, और जो वाई बी था ये कंडेंस होने के बाद एक्स डैश बी बन गया। तो आप क्या देख रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंसर? जो केवल वेपर फेज में था उसी को लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर दिया। मतलब इससे हम क्या लिंक कर सकते हैं कि जितना हमारा वेपर फेज में था उतना ही हमारा लिक्विड फेज में कन्वर्ट होगा, जितना हमारा वेपर फेज में था उतना ही हमारा लिक्विड फेज में कन्वर्ट होगा। आप बोलोगे क्यों सर, थोड़ा बहुत लॉस नहीं होगा क्या? हम इस केस में लॉस को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, हम इस केस में लॉस को नेग्लेक्ट करते हैं। हम ये एज्यूम करते हैं कि जितना हमारा सॉल्वेंट वेपर फेज में गया उतना ही विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर बैक किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट कंडेंसेशन। हम क्या बोलेंगे इसको बेटा, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट कंडेंसेशन, क्योंकि अभी ये पहला बार हुआ। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे करें कैलकुलेट? एक्स डैश ए बाई एक्स डैश बी इज इक्वल टू वाई ए बाई वाई बी का फॉर्मूला अभी आपको हमने सिखाया था। क्या सिखाया था? यहाँ पर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। अभी मैंने आपको बोला था बेटा कि एक्स ए बराबर होता है वाई ए पी नॉट ए डिवाइडेड बाई पी। तो हमारा वाई ए कितना हो जाएगा, एक्स ए पी बाई पी नॉट ए। आप यहाँ एक्स ए वाई ए और वाई बी का वैल्यू पुट कर दो, तो वाई ए कितना होगा हमारा, एक्स ए पी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए बाई एक्स बी पी डिवाइडेड बाई पी नॉट बी। क्लियर है यहां तक? कॉपी करें यहां तक। ये आपका हो गया फर्स्ट कंडेंसेशन। दिस इज योर फर्स्ट कंडेंसेशन। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया। एक्चुअली फॉर्मूला ये नहीं होता है, फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर वाई ऑफ ए पी, वाई ऑफ ए पी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। तो यहाँ से हमारा y ऑफ a आ जाएगा एक्स ए पी नॉट ए डिवाइडेड बाई p। तो मेरा y a क्या आ गया, x नॉट, y a आ जाएगा एक्स ए पी नॉट ए डिवाइडेड बाई p, एक्स बी पी नॉट बी डिवाइडेड बाई p। This is my formula to calculate the first condensation. This is the formula to calculate the first condensation. अब मान लो सेकेंड हो, ये मेरा बेटा फॉर्मूला हो गया कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट कंडेंसेशन। चलो हम बात कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में पूछे सेकेंड में क्या होगा। आओ, सेकेंड वाला यहां से कंटिन्यू होगा। अब यहां से नहीं, यहां से हमको फर्स्ट मिला, तो यहां से जो जाएगा वो सेकेंड, वहां से जो जाएगा थर्ड, वहां से फोर्थ, एन तक जाएगा। तो जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक सफिशिएंट है। आईआईटी वाले के लिए तो एपीजीपी लगा देगा टिल इनफाइनाइट। चलो हम बात करते हैं सेकेंड में क्या होगा। अब हमारा फिर से ये वाला एक सॉल्यूशन लो जिसमें अब हमारा क्या है, x डैश ए है एंड x डैश बी है। जब ये वेपोराइज करेगा तो अब ये क्या बनेगा, y डैश ए y डैश बी। फिर से आप यहाँ पर क्या लगा दिए, कंडेंसर, और आप जो भी ये वेपर फेज में था यहाँ पर आपने लगा दिया कंडेंसर। जो भी वेपर में था वो फिर से किस में आ जाएगा, लिक्विड में। अब इसको हम मानते हैं, देखो इसको हमने माना x डैश ए,
तो इसको हम मानेंगे x डबल डैश a और एक बनेगा x डबल डैश b। ये हो गया हमारा सेकेंड कंडेंसेशन। दिस इज माई सेकेंड कंडेंसेशन, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x डबल डैश a। ये वही लिक्विड है जितना गैस में कन्वर्ट हुआ था, तो x डैश डबल डैश a विल बी इक्वल टू y डैश a एंड x डबल डैश b इज इक्वल टू y डैश b। कुछ समझ में आया? अब देखो यहाँ पर जो हमारा x डैश a बना है और जो हमारा y डैश b बना है, अब आप इनका वैल्यू फिर से निकालो। अब आप इनका वैल्यू फिर से निकालिए, ये क्या होगा। तो चलो यहाँ पर, तो यहाँ पर बेटा अब y डैश एंड a डैश का वैल्यू कितना होगा, निकालो। तो क्या लिखेंगे हम, अब इसका निकालना है वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, x डबल डैश a x डबल डैश b इज इक्वल टू y डैश a बाई y डैश b इज इक्वल टू, यहाँ से लिंक करो। जब आपने यहाँ पर YA लिया था तो यहाँ पर क्या लिया था, XA। देखो जब आपने YA लिया तो XA, जब YA डैश लिया तो यहाँ पर हो जाएगा XA डैश। जब आपने YB लिया तो XB, जब आपने YB डैश लिया तो यहाँ पर XB डैश हो जाएगा। और ये तो आपका इनिशियल प्रेशर है जो कभी चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि ये प्योर होता है, P नॉट A बाई P नॉट B। ये P आपका कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया। अब आप x डैश a एंड x डैश b का यहाँ से वैल्यू पुट करो। x डैश a बाई x डैश b, ये कितना आ रहा है, xa P नॉट a डिवाइडेड बाई XB P नॉट b। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करो तो ये क्या आ जाएगा, जब आप ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये XA बाई XB P नॉट A P नॉट B P नॉट A P नॉट B। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा P नॉट A P नॉट B का होल स्क्वायर इंटू XA बाई XB। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड कंडेंसेशन। आप देख लो, जब फर्स्ट था तो P नॉट A बाई P नॉट B का पावर 1 था, जब सेकेंड था तो P नॉट A P नॉट का पावर 2 था, जब थर्ड होगा तो 3, फोर्थ होगा तो 4, फिफ्थ होगा तो 5, n होगा तो n। लेकिन हम अभी आपको एक और प्रूफ करेंगे कैसे 3 आएगा, उसके बाद से आप जनरल हम nth के लिए फॉर्मूला डिराइव कर देंगे। चलो हम तीसरा केस में आते हैं। तीसरा केस में जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा x डबल डैश a और ये रहेगा x डबल डैश b। ये आपका किस फेज में है, लिक्विड फेज में। ये जो वेपर बनेगा y डबल डैश a y डबल डैश b। अब यहाँ पर आपने फिर से एक लगा दिया, क्या, कंडेंसेशन। क्या लगा दिया आपने, यहाँ पर आपने लगा दिया कंडेंसर। अब ये क्या करेगा, ये जो वेपर में गया इसको फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। तो अब ये बन जाएगा x ट्रिपल डैश a एंड x ट्रिपल डैश b। अब देखो वो फर्स्ट, ये सेकंड, ये आपका हो गया थर्ड कंडेंसेशन। ये क्या हो गया, दिस इज योर थर्ड कंडेंसेशन। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा x ट्रिपल डैश a बाई x ट्रिपल डैश b है, ये वही लिक्विड है जितना वेपर बना है। तो ये क्या हो जाएगा, y डबल डैश a डिवाइडेड बाई y डबल डैश b। फिर से आ जाइए, जब XA था YA था तो XA, y डैश a तो x डैश a, तो y डबल डैश a बराबर क्या होगा, x डबल डैश a P नॉट a y डबल डैश b मतलब x डबल डैश b डिवाइडेड बाई P नॉट a।
अब x डबल डैश y डबल डैश का वैल्यू ये था, आप पुट करो। कितना वैल्यू है इसका? इसका वैल्यू है P0, इसका वैल्यू है P0A डिवाइडेड बाई P0B का होल स्क्वायर x ऑफ A x ऑफ B इंटू P0A बाई P0B। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? P0A बाई P0B का होल क्यूब इंटू XA बाई XB। अब देखो थर्ड कंडेंसेशन में क्या पावर आ गया? 3। तो अब हमसे अगर कोई जनरल पूछे nth में क्या आएगा, हमसे कोई जनरल पूछे कि nth में क्या आएगा, तो क्या लिखोगे? x का nth टर्म बाई x का nth b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? XA बाई XB इंटू P0A डिवाइडेड बाई P0B का होल पावर n। अब आपसे एग्जाम में मैं फिर से बोल रहा हूं, जिनको मेडिकल देना है उनका फर्स्ट सेकंड मैक्सिमम थर्ड तक पूछता है, लेकिन जिनको IIT देना है वो nth टर्म तक पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आप मैथ में सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हो, तो पूछ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि अगर फर्स्ट कंडेंसेशन हो तो पावर 1 रहेगा, सेकंड है पावर 2 रहेगा, थर्ड है पावर 3 रहेगा। अब हम बार बार फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8 नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट 3 ट्रायल करके देख लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। समझो, कॉपी करो। फर्स्ट, चलिए तो नेक्स्ट हम जाके आपको दिखा देते हैं। आइए, उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोगों ने नोट कर लिया। ओके, आइए नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम जो टॉपिक जा रहे हैं पढ़ने वो रहेगा आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। Next we are going to focus on types of solutions. Types of solutions. चलो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में डील करने से पहले हमें एक स्मॉल टर्म समझना है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कॉन्सेप्ट of fractional distillation। इसका क्या मीनिंग होता है हमें पहले वो समझना है। देखो, आइसोमर्स में इसका यूज आता है, जब हम पढ़ेंगे ना रैसमिक मिक्सचर, एनहांसियोमर्स, तो इसमें इसका यूज आएगा। देखिए एक्चुअली व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका यूज ये होता है कि अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्यूशंस हैं, व्हाट आई एम सेइंग, इफ यू हैव द मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्यूशंस एंड बोथ आर वोलेटाइल इन नेचर, if you have the mixture of 2 solutions and both are volatile in nature, then that solution can be separated into each other with the help of fractional distillation. So what I can say that with the help of fractional distillation,
we can separate mixture of two solutions having volatile nature, क्लियर। नाउ सॉल्यूशन को हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है आपका आइडियल सॉल्यूशन। द फर्स्ट वन इज योर आइडियल सॉल्यूशन एंड द सेकेंड वन इज योर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। The first one is your ideal solution and the second one is your non-ideal solution. Non-ideal को फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज योर नेगेटिव डेविएशन, non-ideal solution. Second is your positive deviation, non-ideal solution. First is your negative deviation, non-ideal solution, and second is your positive deviation, non-ideal solution. को समझ में आ रही है आपको? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम थोड़ा समझते हैं कि ये क्या होता है, कैसे बोलते हैं, क्या हम करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, हम सॉल्यूशन से आगे बढ़ने से पहले जब आप सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, मतलब जब आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, तो कुछ कुछ ऐसा पैरामीटर्स हैं जो चेंज होगा। कुछ ऐसा पैरामीटर है जो चेंज होगा। अब वो कौन कौन से पैरामीटर है वो मैं पहले एक जनरल सॉल्यूशन लेके समझूंगा, फिर हम इनमें आएंगे कि कब मेरा सॉल्यूशन आइडियल कहलाएगा और उसमें हमारा पैरामीटर्स कौन सा चेंज रहेगा, कौन सा कांस्टेंट रहेगा, और फिर हम आएंगे नॉन आइडियल में, और फिर हम समझेंगे कि किसको नेगेटिव बोलते हैं और किसको पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। हम बात कर रहे हैं एक जनरल सॉल्यूशन का। मान लीजिए मैंने एक जनरल सॉल्यूशन लिया है। आई हैव टेकन वन जनरल सॉल्यूशन। एक हमारा ये है, मान लीजिए कि एक हमारा ये सॉल्यूशन है जिसमें हमने लिया है सॉल्वेंट ए, प्योर सॉल्वेंट हमने ए लिया है। हमने क्या लिया इसमें? प्योर सॉल्वेंट ए लिया है। और एक हमने ये लिया है सॉल्यूट, जिसमें हमारा क्या है? प्योर सॉल्यूट हमने बी लिया है। क्लियर है? अब देखिए, ये जो सॉल्वेंट है ये प्योर है, तो इस फेज में ये वाला लिक्विड फेज में है और ऊपर वाला में वेपर फेज। सिमिलरली ये वाला इस फेज में लिक्विड फेज है और ये ऊपर वाला में वेपर फेज है। क्लियर है? यहां तो सबको क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम दोनों को मिक्स कर दिए एक कंटेनर में। अब इसमें जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी सॉल्यूशन मिक्सचर ऑफ ए प्लस बी। अब इसमें बेटा क्या क्या चेंजेस आएगा पहले हमको समझना है। पूरा हम समझेंगे इसमें क्या क्या हो रहा है और क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें केवल क्या है? इसमें केवल सॉल्वेंट है, यानी जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है वो केवल ए है। यहाँ केवल एक ही मॉलिक्यूल्स है ना, यानी इनके आपस में ही इंट्रैक्शन है, यानी इसमें जो बॉन्ड इंट्रैक्शन होगा वो ए के बीच इंट्रैक्शन होगा। इसमें केवल सॉल्यूट है, यानी इनमें जो
बॉन्ड का अट्रैक्शन होगा वो केवल B एंड B के बीच में होगा, लेकिन इसमें तो AB है, तो इसमें जो बॉन्ड का अट्रैक्शन होगा वो A एंड B के बीच में होगा, वो A एंड B के बीच में होगा। इसमें केवल A है तो इसमें बॉन्ड केवल A एंड A के बीच में होगा, इसमें केवल B है तो बॉन्ड B एंड B के बीच में होगा, इसमें सॉल्यूशन है तो इसमें बॉन्ड A एंड B के बीच में होगा। क्लियर है? अब देखिए, जब आप इन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इसमें डाल दिए तो सबसे पहला फैक्टर होता है डेल V मिक्सचर, मतलब चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। सबसे पहला हमें यह पढ़ना है कि चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। बेटा चेंज तो होगा, जब दोनों को मिक्स करोगे चेंज होगा। दूसरा हमें जो पढ़ना है चेंज ऑफ एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग, चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग, ये भी चेंज होगा। तीसरा हमें पढ़ना है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी आफ्टर मिक्सिंग, ये भी पढ़ना पड़ेगा। चौथा हमें पढ़ना पड़ेगा डेल एस मिक्सचर, मतलब चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी आफ्टर मिक्सिंग, ये भी पढ़ना पड़ेगा। और दो और फैक्टर होता है, एक होता है फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, एक होता है आपका फोर्स ऑफ इंटरैक्शन एंड दूसरा आपका होता है वेपर फेस, दूसरा आपका होता है वेपर फेस। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये कुछ पैरामीटर्स चेंज होते हैं। अब ये चेंज कैसा होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो कि लेस देन ज़ीरो, ये हम तब समझेंगे जब हम सॉल्यूशन को पर्टिकुलर डिफाइन करेंगे कि ये आइडियल है कि नॉन आइडियल है। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ तक? कॉपी करो फटाफट इसको, आई एम जस्ट गिविंग 1 मिनट। चलो अब हम बात करते हैं आपके आइडियल सॉल्यूशन का। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आइडियल सॉल्यूशन। अब बेटा ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल सॉल्यूशन? क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट लॉ। हमने क्या बोला? Ideal solutions are those solutions which obey Raoult law at any temperature and concentration, या at all the temperature and concentration। लेकिन जो राउल्ट लॉ को ओबे ना करे उसे क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? नॉन। हम पहला बात कर रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल सॉल्यूशन। What do you mean by ideal solution? तो आप क्या बोलोगे? Ideal solutions are those solution which obeys Raoult's law at all temperature and concentration। This is the definition of ideal solution। What do you mean by ideal solution? Ideal solutions are those solution which obeys Raoult law at all temperature and concentration। यानी solution means mixture of solute and solvent, means from Raoult law I can write that my vapor pressure of solution is equal to P naught A mole fraction of A plus P naught B mole fraction of B। Now if I write my vapor pressure due to A and vapor pressure due to B,
this I can write as vapor pressure due to A is equal to P naught A into mole fraction of A, and vapor pressure due to B will be equal to P naught B into mole fraction of B. These terms are clear to you as I have discussed all these earlier. Now suppose I have taken one container which has the solution mixture of A and B. Mixture of A and B, the symbols have their usual meaning, where A is your solvent, B is the solute. Now information regarding this will be given to you. Suppose if it is A, then you assume number of moles as Na, and for B number of moles as Nb. Now for A, assume your mole fraction as x of A and mole fraction of B as x of B. Vapor pressure due to A, P naught A, due to B, P naught B. Now what will happen? Some of the solution will vaporize here, and you collect these all vapors. You collect these all vapors in a new tube where you are going to measure its pressure. Now this vapor pressure is going to pass through this tube. This vapor which has been formed here is going to pass through this. Now whatever the reading comes, assume this as pressure observation. Assume this as pressure observation. Now whatever the reading will come, this reading, that is your P observation, that will be equal to vapor pressure of solution. हमने क्या बोला? आपने यहाँ सॉल्यूशन लिया, जो सॉल्यूशन यहाँ वेपर में बना, इस वेपर प्रेशर को अगर आप विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैनोमीटर से आप जब मेज़र करोगे, तो जो आपके प्रेशर ऑब्जर्वेशन में आएंगे वही प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के एग्जैक्ट बराबर आएंगे. यानी हम क्या लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑब्जर्वेशन विल बी इक्वल टू P and P is equal to P naught A XA plus P naught B XB. यानी हम इनिशियल जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था, आफ्टर टेकिंग द ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद भी यही आ रहा है. मतलब एट एनी कंडीशन it is going to obey the Raoult's law. That's why we say this as ideal solution. तभी हम क्या बोलते हैं इसको? आइडियल सॉल्यूशन. अब हम आते हैं इसके कुछ पैरामीटर्स चेंजिंग पर. आप फटाफट कॉपी करो इसको. सबसे पहला पैरामीटर आएगा कि डेल वी मिक्स, मतलब चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग. आप क्या देख रहे हो? जो प्रेशर हमने एज्यूम किया था वही प्रेशर हमारे एक्सपेरिमेंट के बाद भी आ रहा है. मींस देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम. तो हम क्या बोल देंगे? ज़ीरो. क्योंकि आइडियल है ना, तो हमारे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, तो हमारा डेल वी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज़ीरो. दूसरा हम बात करते हैं डेल एच मिक्सचर. अब देखो डेल एच मिक्सचर क्या होगा? ये भी ज़ीरो. क्योंकि क्यों? ये आइडियल है. हमें जो प्रेशर इनिशियल हमने एज्यूम किया था वही प्रेशर हमें ऑब्जर्वेशन में आ रहा है. मींस इसमें नाइदर हीट गेन्ड है नॉर हीट लॉस है. तो हमारा एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग भी क्या हो गया बेटा? ये हो गया ज़ीरो. तीसरा हम बात करते हैं डेल एस मिक्सचर, एंट्रोपी इन मिक्सचर. ये हमेशा ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि आपने जब सॉल्यूशन लिया है
तो इसमें आपने क्या किया, सबसे पहले आपने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिलाया, और जब आपने इनिशियल लिया था तो ये वाला लिक्विड फेज में था। अब किस में आ गया, वेपर फेज में। और जैसे वेपर फेज में आएगा तो गैसियस हैव द टेंडेंसी टू मूव हियर एंड देयर, एंड दिस डिग्री ऑफ रैंडमनेस इज नोन एज एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इट विल बी ग्रेटर देन 0। चौथा हम बात कर रहे हैं डेल जी मिक्सचर, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। आपको पता है कि अगर आपने सॉल्यूट ए एंड ये सॉल्यूट बी एंड सॉल्वेंट ए को आप जब मिक्स कर रहे हो, अगर वो रिएक्शन हो रहे हैं मीन्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अरे अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दिए और अगर वो आपका सॉल्यूशन बन गया, मतलब आपके रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। और अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है तो मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया था कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब डेल जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0। ये 4 पैरामीटर्स आपके एग्जाम में हमेशा कंफ्यूज करने के लिए पूछेंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जब हमारा सॉल्यूशन आइडियल है तो हमारे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, हीट में कोई चेंज नहीं, लेकिन एंट्रोपी में चेंज होगा क्योंकि हमारा सॉल्यूशन लिक्विड से वेपर फेज में जाएगा। और गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों आपस में मिक्स करके आइडियल सॉल्यूशन बनाए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पर। जब ये सॉल्यूशन आइडियल है तो सॉल्वेंट में क्या होगा, ए का इंटरेक्शन, दैट विल बी इक्वल टू सॉल्यूट में क्या होगा, बी इंटरेक्शन, एंड दिस विल बी इक्वल टू सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ए का इंटरेक्शन। ये तीनों बराबर होगा तभी जाके आपके सॉल्यूशन आइडियल होंगे। मतलब जब आपने इनिशियल सॉल्वेंट लिया था तो उसमें जो ए का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था, आपने जब सॉल्यूट केवल सॉल्यूट बी लिया था तो इसमें जो आपके बी एंड बी के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था, और जो आपका सॉल्यूशन बना तो इसमें जो ए एंड बी के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर था। तभी जाके हम बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन हमारा क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। क्या है ये, आइडियल सॉल्यूशन है। यहां तक आप कॉपी करें। चलो बेटा, अब कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि आपको देखकर बोलना पड़ेगा कि ये सॉल्यूशन आइडियल है कि नॉन आइडियल है। मैंने क्या बोला, आपको देखकर बोलना पड़ेगा। तो कैसे बोलोगे, देखो, दो सॉल्यूशंस आर आइडियल विच हैव same polar nature as well as molecular size, जिनका पोलर नेचर सेम हो एज वेल एज सिमिलर, हम नॉट बोल रहे हैं एग्जैक्ट इक्वल, सिमिलर मॉलिक्यूलर साइज हो। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, जैसे हमने ले लिया C6H6 C7H8, ये इनका सेम पोलर नेचर है, दे आर आइडियल सॉल्यूशन। या मान लीजिए अगर हम ले लेते हैं आपको CH3OH
या C2H5OH, सेम पोलर नेचर ऑलमोस्ट, तो ये भी हो जाएगा क्या आपका आइडियल सॉल्यूशन। या मान लीजिए मैं अगर आपसे ये ले लिया C2H5Cl C2H5Br, सेम पोलर नेचर प्लस माइनस का, तो ये भी आपके हो सकते हैं क्या आइडियल सॉल्यूशन। सपोज अब इसका बेटा मैंने आपको एक ग्राफ तो सिखाया था, ग्राफ कैसे बनेगा इसका, मैंने आपको ग्राफ तो पहले सिखा दिया था कि अगर ये हमारा वेपर प्रेशर है और ये हमारा मोल फ्रैक्शन है, तो हमने ग्राफ कैसे ड्रॉ किया था, PA से PB, ये वाला नीचे आया था और ये वाला ऊपर गया था, ये था P इज इक्वल टू P0 A मोल फ्रैक्शन ऑफ A, P0 B मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ये आपका क्या था, दिस वाज योर P0 B, दिस वाज योर P0 A, ये क्या हो जाएगा PB इक्वल टू P0 B मोल फ्रैक्शन ऑफ B, PA इज इक्वल टू P0 A मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ये तो ग्राफ आपको आती है, मैंने बस रिकॉल करने के लिए एक बार ड्रॉ कर दिया। तो अगर हम बात करते हैं बेटा आइडियल सॉल्यूशन का, फिर से बोल रहे हैं, डेल वी मिक्सचर जीरो, डेल एच मिक्सचर जीरो, एंट्रोपी जीरो से बड़ा होगा, गिब्स छोटा होगा और सबके इंट्रैक्शन बराबर होंगे। आइडियल सॉल्यूशन वही फॉर्म करेंगे जिसका सेम पोलर नेचर हो एज वेल एज मॉलिक्यूलर साइज हो। और ये तो ग्राफ मैं आपको पहले ड्रॉ करवाया था, कॉपी करें इसको।